हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की यूनिट थर्ड डिफॉर्मेशन प्रोसेस की। डिफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा, आपके जितने भी डिफॉर्मेशन प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, चाहे वो आपका फॉर्जिंग है, हॉट वर्किंग है, कोल्ड वर्किंग है, वो सारे के सारे आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो वीडियो है ये वन शॉट होने वाला है, जिसमें आपको अलग अलग वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी की पूरी यूनिट एक ही जगह पे मिल जाएगी। और डेफिनेटली आई अश्योर यू दैट अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो इस यूनिट से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। तो ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके फ्रेंड हैं जो बीटेक फर्स्ट ईयर में है और जिनका भी एमपी सब्जेक्ट है, उनको ये वीडियो शेयर करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डिफॉर्मेशन प्रोसेस यूनिट थर्ड। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिफॉर्मेशन प्रोसेस होता क्या है। उसके अंदर बेसिकली मेटल को डिफॉर्म करके आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको डिफॉर्मेशन प्रोसेस बोलेंगे। बट डिफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, स्पेसिफिक प्रोसेस होते हैं। मेटल टू मेटल डिफर करेंगे हमारे, इट मीन्स आपका मटेरियल टू मटेरियल भी डिफरेंट करेंगे आपके। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉट वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। हॉट वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर होता है। टेम्परेचर मेटल इज वर्कड एट टेम्परेचर अबव इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अबाउट 0.6 टाइम्स मटेरियल मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसमें। मेटल रिमेन्स सॉफ्ट डक्टाइल ड्यूरिंग द प्रोसेस अलाउइंग फॉर लार्ज डिफॉर्मेशन विद लेस रिस्क ऑफ फ्रैक्चरिंग। मतलब मेटल आपको इतना टाइम देगा कि वो डिफॉर्म्ड हो सके और वो फ्रैक्चर वाली स्टेज पे नहीं जाएगा, बट जो शेप आप उसको देना चाहते हैं वो उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं। डक्टिलिटी आपकी बेटर हो जाएगी, अलाउ फॉर एक्सटेंसिव शेप एंड डिफॉर्मेशन, ग्रेन रिफाइनमेंट होगी आपकी, एनहेंस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बाय प्रोड्यूसिंग फाइनल ग्रेन्स इन द मेटल। मतलब जो ग्रेन साइज था आपका वो फाइन हो जाएगा। क्लियर? और ग्रेन साइज जब फाइन होता है तो उसको एडजस्ट करना और डिफॉर्म करके जो नया प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो बड़ा इजी होता है। क्लियर? तो रिड्यूस फोर्सेस, अ लोअर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू शेप द मटेरियल बिकॉज इट्स सॉफ्टर। देखो हॉट वर्किंग में जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं, ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन से ऊपर, तो उसको डिफॉर्म्ड करना और उसको नई शेप में डल करना ईजी होता है। नो वर्क हार्डनिंग, द मटेरियल डज नॉट हार्डन ड्यूरिंग द प्रोसेस विच कैन बी फेवरेबल फॉर फर्दर शेपिंग। मतलब जब मटेरियल आपका सॉफ्ट होगा तो आप उसको सॉफ्ट करके उसको डिफॉर्म्ड करके नई शेप में ला सकते हो ईजिली। मतलब आपको ज़्यादा फोर्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्लियर? बिकॉज कि मटेरियल आप उस स्टेज में लेके आ चुके हैं जिसमें वो सॉफ्ट होगा। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं कि अगर हम मटेरियल को उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर हम उसको हॉट कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर उसका राइज कर रहे हैं, ठीक है, उसको डक्टिलिटी दे रहे हैं, उसको सॉफ्ट बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, कुछ उसके अंदर क्या होगी, डिसएडवांटेज भी हमें मिलेंगी। तो वो डिसएडवांटेजेस कौन से हैं वो देखते हैं। तो सरफेस ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हाई टेम्परेचर लीड्स टू स्केलिंग और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेज वगैरह हैं हमारी, वो सारी की सारी रिएक्ट कर जाती हैं उस टाइम पर। ठीक है, इम्प्रिसाइज टॉलरेंस, डायमेंशनल एक्यूरेसी इज लोअर ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। थर्मल एक्सटेंशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो डायमेंशन एक्यूरेसी है, जो डायमेंशन आपको प्रॉपर चाहिए वो वेरी करती है। इट मीन्स उसमें आपको प्लस माइनस टॉलरेंस मिलेगा। क्लियर? एनर्जी कंजप्शन, रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मेंटेन हाई टेम्परेचर। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है हॉट वर्किंग में, एक मटेरियल के टेम्परेचर को हमें राइज करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सारी एनर्जी हमें कंज्यूम करनी पड़ती है। ठीक है, उसके टेम्परेचर को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर ले जाने के लिए। क्लियर? तो ये की सारी क्या थी, हमारी डिसएडवांटेजेस थी। तो अब बात करते हैं, हॉट वर्किंग की तो हो गई थी हमारी, अब कोल्ड वर्किंग के अंदर आप कैसे काम करेंगे। टेम्परेचर इज वर्कड एट रूम टेम्परेचर और स्लाइटली अबव इट्स बिलो इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। देखो हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के अंदर आप बिल्कुल इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि हॉट वर्किंग में जो टेम्परेचर राइज करते हैं हम अबव रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, बट कोल्ड वर्किंग के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर होगा या उससे लिटिल बिट इंक्रीज करता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मेटल बिकम्स हार्डर स्ट्रॉन्गर ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग एज इट डिफॉर्म। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होंगी, बेटर सरफेस फिनिश मिलेगा हमें, कोल्ड वर्किंग गिव्स स्मूथर मोर रिफाइंड सरफेसेस। क्लियर? हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी, हमें जो डायमेंशन बनाना है, जो मेंटेन करना है, उसमें बहुत ही
पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत एक्यूरेसी के साथ में हम उसको कर सकते हैं। क्लियर। हार्ड वर्क हार्डनिंग, इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, नो ऑक्सीडेशन, जो कि हमारी आपने देखा होगा जो अभी हम बात कर रहे थे हॉट वर्किंग की, उसमें ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों? बिकॉज कि जो एटमॉस्फेयर के जो टेम्परेचर की जो गैसेज हैं, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं वो टेम्परेचर राइज करने की वजह से ऑक्सीडेशन कर रही थी हाई वर्क हार्डनिंग के अंदर, हमारा सॉरी हॉट वर्किंग के अंदर। बट कोल्ड वर्किंग के अंदर जब हम टेम्परेचर राइज ही नहीं कर रहे उसका अबव रिक्रिस्टलाइजेशन, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर लेकिन अब इसकी डिसएडवांटेज और लिमिटेशन क्या हो सकती हैं? पहला, इंक्रीज फोर्सेज, जब हम टेम्परेचर मेटल का राइज नहीं कर रहे हैं तो टेम्परेचर अपनी सॉलिड स्टेट के अंदर है, तो उसके टेम्परेचर को राइज करके हम उसको सॉफ्ट करते हैं, तब उसको फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स कम लगानी पड़ती है। बट कोल्ड वर्किंग के केस में क्या हो रहा है कि हम रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए उसको डिफॉर्म करने के लिए। रिक्वायर मोर फोर्सेज टू शेप द मटीरियल विच कैन वियर आउट फास्टर टूल्स, टूल लाइफ जो होती है आपकी, जिस टूल से आप फोर्स लगा रहे, चाहे वो आपकी डाई है, चाहे वो कटिंग ऑपरेशन का कोई टूल है आपका, उसको उसका वीएटीएल बढ़ जाएगा और उसकी लाइफ कम हो जाएगी टूल की। ठीक है। लेस डक्टिलिटी, द मेटल बिकम्स हार्डर, लेस डक्टाइल ड्यूरिंग द प्रोसेस, लिमिटिंग द एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो डक्टिलिटी पे बहुत ही असर पड़ेगा, मटेरियल लेस डक्टाइल हो जाता है, ब्रिटल की साइड में थोड़ा सा चला जाता है। ठीक है। रेजिडुअल स्ट्रेसेस, cold working can introduce residual stresses which may lead to relief through the heat treatment। क्लियर, हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, हम इन दोनों को कंपेरेटिव स्टडी करते हैं कि भाई हमारा हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के अंदर अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें कि टेम्परेचर, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, सरफेस फिनिश, डायमेंशनल एक्यूरेसी, एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड फोर्स रिक्वायरमेंट, तो अगर इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे देखते हैं। देखो, अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो हॉट वर्किंग के केस में अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर था, कोल्ड वर्किंग के केस में बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। डक्टिलिटी आपकी हाई रहती है हॉट वर्किंग के केस में, और कोल्ड वर्किंग के केस में डक्टिलिटी लो रहती है आपकी। स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस रिमेन्स रिलेटिवली अनचेंज ड्यूरिंग हॉट वर्किंग, मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हमारे स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस में हॉट वर्किंग के केस में, बट इंक्रीज ड्यू टू वर्क हार्डनिंग इन कोल्ड वर्किंग केस। क्लियर। तो सरफेस फिनिश क्या होगा? पुअर एंड प्रोन ऑक्सीडेशन। वर्क जो है आपका है हॉट वर्किंग के केस में ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से पुअर सरफेस फिनिश मिलती है, लेकिन वहीं पे कोल्ड वर्किंग के केस में आपको क्या होगा? अच्छी सरफेस फिनिश मिलेगी, स्मूथ फिनिशेस मिलेगी आपको। डायमेंशनल एक्यूरेसी लोअर होती है हमारी, कम होती है या डिक्रीज करती है हॉट वर्किंग के केस के अंदर, बट लो वर्किंग के केस में वो बढ़ जाती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बढ़ जाती है, बिकॉज हमें टेम्परेचर बढ़ाना है हॉट वर्किंग के केस के अंदर रिक्रिस्टलाइजेशन से ऊपर, तो वहाँ पे एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाएगा, लेकिन कोल्ड वर्किंग के केस में वो एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, डाउनवर्ड साइड के अंदर होती है। क्लियर। फोर्स रिक्वायरमेंट, लोअर फोर्स रिक्वायर्ड इन हॉट वर्किंग केस और हार्डर फोर्स और हायर फोर्स रिक्वायरमेंट इन कोल्ड वर्किंग केस। तो ये फर्क होता है कोल्ड वर्किंग और हार्ड वर्किंग में। ये हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर भी डिस्कस कर लिया और हमने वैसे भी डिस्कस किया। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे भी किसी को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, डाउट क्लियर करेंगे। फॉर्जिंग क्या होता है? अब देखो फॉर्जिंग क्या होता है। अब हॉट वर्किंग की बात की हमने, कोल्ड वर्किंग की बात की, तो फॉर्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि फॉर्जिंग बेसिकली होता क्या है। ठीक है, फॉर्जिंग क्या होता है? व्हाट इज फॉर्जिंग? दैट इन्वॉल्व शेपिंग मेटल यूजिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस और फोर्स। इट इज टिपिकली परफॉर्म बाय हैमरिंग, प्रेसिंग, रोलिंग द मेटल यूजली आफ्टर हीटिंग इट थ्रू अ हाई टेम्परेचर। मतलब जब आप किसी मेटल को गर्म करते हो, सपोज ये एक मेटल की रॉड है, आपने इसको गर्म कर लिया, हाई टेम्परेचर कर लिया, आप हैमर से आप इस पर फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका फॉर्जिंग है। ठीक है, आपने इसका टेम्परेचर बिल्कुल रेड हॉट कर दिया, फिर आपने इस पर हैमरिंग कर रहे हो, या किसी प्रेस के अंदर आपने इसको कंप्रेस कर दिया, बिल्कुल ऐसे पीसेस को कंप्रेस कर दिया, और जो राउंड शेप थी इसकी आपने इसको फ्लैट बना दिया, डाई के अंदर डाल के पिचका दिया आपने। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका। फॉर्जिंग कैन बी डन इन वेरियस कंडीशन इंक्लूडिंग हॉट, वार्म और कोल्ड स्टेट। कोल्ड जो आपका फॉर्जिंग है वो मेटल को गर्म करके भी कर सकते हो आप, कोल्ड करके भी कर सकते हो आप। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, और वार्म करके भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड।
ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज़ हमें रिक्वायर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। दिस प्रोसेस इम्प्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटीरियल सच एज स्ट्रेंथ, टफनेस, मेकिंग इट आइडियल फॉर द पार्ट रिक्वायर्ड फॉर ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो अब स्टेप्स क्या क्या होंगे हमारे फॉर्जिंग के अंदर, कौन कौन से स्टेप्स हमारे रिक्वायर्ड रहेंगे फॉर्जिंग में। तो फर्स्ट आपका हीटिंग, डिफॉर्मेशन एंड कूलिंग, ये हमारे स्टेप्स रहेंगे, की स्टेप्स रहेंगे हमारे फॉर्मिंग के केस के अंदर। क्लियर। अब हीटिंग में क्या करते हैं हम, द मेटल इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर यूजली अबव इस रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पॉइंट, मेकिंग इट मोर मेलेबल एंड ईजियर टू शिप। देखो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो रॉड का, मटेरियल का, मेटल का, तो वो सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको डिफॉर्म करना ईजी होता है। डिफॉर्मेशन, अ कंप्रेसिव फोर्स इज अप्लाइड टू द मेटल यूजिंग हैमर, प्रेसेस एंड डाई। देखो प्रेस, हैमर और डाई की हेल्प से आप कंप्रेसिव फोर्स लगा सकते हो और उसका जो स्ट्रक्चर है फोर्स के अकॉर्डिंग, जिस डायरेक्शन में फोर्स जाएगी मटेरियल वहीं पे फ्लो करेगा, तो वो आप चेंज कर सकते हो। क्लियर। कूलिंग में क्या होगा, आफ्टर फॉर्जिंग द पार्ट में बी कूल्ड इन अ कंट्रोल्ड मैनर। ठीक है, sometimes rapid quenching to attain the desired mechanical properties। देखो कूलिंग के ना बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे नहीं, बट कूलिंग में क्या होता है बेसिकली, आप वाटर कूल भी कर सकते हो, ऑयल कूल भी कर सकते हो, सडन कूलिंग भी हो सकती है। आपने एकदम हॉट केस लिया, हॉट मेटल लिया, उसको डिप कर दिया सडनली, आपने ऑयल में डिप किया, केरोसिन में डिप किया, या आपने उसको वाटर में डिप किया है, या किसी और सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, तो डिपेंड करता है कि हमें कैसी प्रॉपर्टी चाहिए कूलिंग करने के बाद। क्लियर। अब डिफॉर्मेशन प्रोसेस होता क्या है बेसिकली, ये भी देख लेते हैं। डिफॉर्मेशन प्रोसेस ट्रांसफॉर्म सॉलिड मटेरियल फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी एक शेप से आप उसको दूसरी शेप में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो आपका डिफॉर्मेशन है। द इनिशियल शेप इज यूजली सिंपल बिलेट और शीट ब्लैंक एंड इज प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड बिटवीन द टूल डाई ऑब्टेन डिजायर्ड फाइनल ज्योमेट्री। मतलब टूल डाई प्रेस की हेल्प से आप उसकी फाइनल जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, उसकी शेप चाहिए, आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो और जो भी टॉलरेंसेस चाहिए आपको, जो साइज़ बनाना है, वहाँ पे भी आपका हो जाएगा। डिफॉर्मेशन प्रोसेस कैन बी कन्वीनियंटली क्लासिफाइड इनटू बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस, रोलिंग, एक्सट्रूजन, फॉर्जिंग। ये प्रोसेस होते हैं हमारे। शीट फॉर्मिंग के लिए आपका प्रोसेस होगा स्ट्रेचिंग, फ्लेंजिंग, ठीक है, ड्राइंग एंड काउंटरिंग। तो ये हमारे प्रोसेस होंगे डिफॉर्मेशन के, बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस और शीट फॉर्मिंग प्रोसेस। क्लियर। चलो अब डिटेल में पढ़ते हैं कि बल्क फॉर्मिंग में क्या होता है बेसिकली। अ इनपुट मटेरियल इज अ बिलेट और अ रॉड और अ स्लैब फॉर्म इज कंसिडर इंक्रीज द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो अकर्स इन दी फॉर्म्ड। ठीक है, इन शॉर्ट। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो डायग्राम बना हुआ है। ये एक्सट्रूजन फोर्स हम यहाँ से अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा बिलेट है। ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन यहाँ पे होगा। जब हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो इस डाई की ओपनिंग से जब जो मटेरियल निकलेगा वो इस डाई की जो शेप होगी सेम वही निकलेगा, और इस प्रोसेस को हम एक्सट्रूजन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा टूलिंग है, ये डाई की उससे निकलता है आपका। क्लियर। शीट मेटल के फॉर्म में क्या होगा, आपने शीट को यहाँ पे रखा फ्लैट, ठीक है, ऊपर नीचे कैविटी बनी हुई है, और ऊपर से जब पंच आएगा, फोर्स लगाएगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, तो वो क्या करेगा, जहाँ पे कैविटी है, जहाँ पे डाई के अंदर स्पेस है, वहाँ पे शीट को डिफॉर्म्ड कर देगा, और वो जो वैकेंट स्पेस था, जो शेप थी आपकी, उसी की तरह आपकी शीट बन जाएगी। इन अ शीट फॉर्मिंग अ शीट ब्लैंक इज प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड इनटू अ कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन यूजुअली विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द शीट थिकनेस एंड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जब हम शीट को सिर्फ उसकी ज्योमेट्रिक शेप चेंज कर रहे हैं, शीट की थिकनेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, शीट के सरफेस की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक इसको स्ट्रक्चर दे रहे हैं। गॉट इट। चलिए, बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वर्कपीस अंडरगो लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन एप्लीकेबल चेंज इन द शेप एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द वर्क piece undergo permanent plastic deformation is usually much larger than the portion undergo elastic deformation। देखो अब आपको ये बताना है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है और इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। Therefore इलास्टिक रिकवरी और स्प्रिंग बैक फ्रॉम डिफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शीट फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होगा, द वर्कपीस इज शीट और अ पार्ट फैब्रिकेटेड फ्रॉम द शीट। मतलब हम किसी भी शीट से, ठीक है, उससे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक फॉर्मेशन, चाहे वो हम उसको बेंड करके करें,
और उसको ट्रिम करके करें, या उसको हम अभी जैसे हमने बात की थी कि हम उसको एक डाई के अंदर कंप्रेस करके उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर लें। क्लियर? द डिफॉर्मेशन यूजली कॉज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन शेप बट नॉट इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं कर रहे। क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करेंगे तो थिकनेस वहाँ पे चेंज हो जाएगी उसकी, ठीक है। इन सम केसेस द मैग्नीट्यूड और परमानेंट प्लास्टिक एंड रिकवरी डिफॉर्मेशन आर कंपेरेबल, देयरफॉर इलास्टिक रिकवरी और स्प्रिंग बैक में भी सिग्निफिकेंट। स्प्रिंग बैक इफेक्ट जो होता है वो सिग्निफिकेंट होगा। क्लियर आपका? चलिए बात करते हैं अब रोलिंग के बारे में कि रोलिंग आपका क्या प्रोसेस है। डिफॉर्मेशन के अंदर रोलिंग जो प्रोसेस है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब इसके डायग्राम्स में क्या होता है, बेसिकली अगर आप इमेजिन कीजिए कि एक रोलर ऊपर है और एक रोलर नीचे है। अब उन दोनों रोलर्स के बीच में से किसी मटेरियल को आप पास कर रहे हो। सपोज एक रोलर ये रहा, एक रोलर ये रहा। अब इसके बीच में ये इस मटेरियल को मैं पास कर रहा हूँ तो कंप्रेशन फोर्स लग रही है। दूसरा, जैसे जैसे ये आगे जाएगा, अगर रोलर के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है तो अब क्या होगा, ये मटेरियल डिफॉर्म्ड होकर इस जो रॉड की जो थिकनेस थी, ठीक है, जो डायमीटर था वो कम हो जाएगा आपका। क्लियर? ऐसे बात करेंगे। तो रोलिंग इज द मोस्ट वाइडली यूज डिफॉर्मेशन प्रोसेस, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला है। इट कंसिस्ट ऑफ पासिंग मेटल बिटवीन टू रोलर्स, दो रोलर्स के बीच में से उसको पास किया जाएगा, विच एग्जर्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस रिड्यूसिंग द मेटल थिकनेस। जैसे हमको बताया था कि डायमीटर ज़्यादा था, तो जैसे जैसे वो रोलर्स के बीच में से निकलेगा, जैसे अगर आप अगर लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि जैसे हम शुगर केन का जूस निकालते हैं तो रोलर्स होते हैं, उसके बीच में शुगर केन को डालते हैं, तो जैसे वो उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगती है वो क्या करता है, शुगर केन को कंप्रेस करता है और उसको रोलर जो राउंड जो शेप होती है शुगर केन की उसको फ्लैट कर देता है, ठीक है। और फ्लैट करके वो जितनी बार उसकी लाइन बार उससे पास करेगा वो उतना ही वो थिकनेस उसकी फ्लैट हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो रही है उसकी। तो सेम यहाँ पर रोलर पे भी यही होता है, बट ये कंट्रोल्ड मैनर के अंदर होगा। क्लियर? When where simple shapes are to be made in large quantity, rolling is the most economical process. ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा स्किल सेट्स की जरूरत नहीं है। रोलर प्रोडक्ट इंक्लूड शीट स्ट्रक्चर शेप्स, rails as well as intermediate shape of the wire drawing or forging. Circular shapes, I-beams, railway tracks are manufactured using groove rolls. ये सारे के साथ जो ग्रूव रोल्स होते हैं, स्पेशल रोलर्स रोलिंग जो होता है उसके थ्रू बनाए जाते हैं। इस डायग्राम में भी आप देखो, आपको क्लियर होगा कि देखो यहाँ से मेटल हम पास कर रहे हैं, रोलर 1 ये रहा और रोलर 2 ये रहा, ठीक है। इसके बीच में जब हम पास करते हैं तो यहाँ पे रोलर्स के बीच में जो थिकनेस है, डिस्टेंस है, वो इस रॉड के डायमीटर से कम है, तब ये कंप्रेस होकर यहाँ से निकलेगा। और यहाँ पे देखो वाटर कूलिंग है, जैसे ही मटेरियल पे जब हम फोर्स लगाते हैं, कंप्रेशन फोर्स लगाता है, टेम्परेचर राइज कर जाता है, ठीक है, तो उसको कूल करके वहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं, तो यहाँ पे रोलर्स के पास हो जाएगा और ये क्लीन हो जाएगा। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए अब बात करते हैं हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग क्या होता है। देखो रोलिंग तो हमने बात कर ली कि रोलर से हम पास कर रहे हैं मटेरियल को, ठीक है, फिर वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा, उसकी शेप चेंज होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है और उसकी कंस्ट्रक्शनल एरिया भी चेंज हो रहा है, ठीक है। बट अब हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग क्या होता है ये बात करते हैं। इनिशियल ब्रेक डाउन ऑफ एन इनगॉट और कंटिन्यूसली कास्ट स्लैब इज अचीव्ड बाय हॉट रोलिंग। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज इम्प्रूव्ड और पोरोसिटी इज रिड्यूस्ड, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपकी इंप्रूव हो रही है, पोरोसिटी आपकी रिड्यूस हो रही है। पोरोसिटी क्या होती है, पोर्स होते हैं जो कि स्ट्रेंथ को कम करते हैं। द वर्क मेटल टेंड्स टू बी ऑक्सीडाइज लीडिंग टू स्केल विच रिजल्ट्स इन पुअर सरफेस फिनिश एंड लॉस ऑफ प्रिसाइज डायमेंशन। अब हॉट रोलिंग के केस में, जैसे हमने हॉट वर्किंग के केस में किया था, ऑक्सीडेशन बड़ी प्रॉब्लम करता है, तो ये स्केलिंग और पुअर सरफेस फिनिश को लीड कर रहा है, ठीक है। हॉट रोल्ड प्रोडक्ट्स इज ऑफन पिक्ड टू रिमूव स्केल्स फर्दर रोल्ड टू कोल्ड टू एंश्योर द गुड सरफेस फिनिश। एक हमें क्रॉस प्रोसेसिंग भी करनी पड़ती है उसके इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब कोल्ड रोलिंग के केस में क्या है, कोल्ड रोलिंग इज ऑफन यूज इन द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि फाइनल जो फिनिशिंग है, शेपिंग है, सारा काम वहाँ से होगा। शीट्स, स्ट्रिप्स, फॉइल्स आर कोल्ड रोल्ड टू अटेन मैकेनिकल और डायमेंशनल एक्यूरेसी with higher quality surface finish. With soft metals such as lead, copper, successive of cold working process can be improved very large deformation. Many mechanical properties or materials behave good in cold working or cold rolling case. ठीक है, तो many materials however the rolling sequence has to be interrupted into intermediate annealing in order to prevent fracture. एनेलिन प्रोसेस होता है आपका, वो जो कि फ्रैक्चर को प्रिवेंट होने से बचाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमने बात की हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग के बारे में, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। फॉर्जिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा कुछ और मटेरियल डाला है ताकि आप फॉर्जिंग के अगर ऊपर क्वेश्चन आता है
लेंथी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे अटेंड करेंगे, तो उसमें कैसे आप लिखेंगे, तो वो यहाँ से भी आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। सपोज इन दिस ऑपरेशन अ सिंगल पीस ऑफ मेटल नॉर्मली हॉट इज डिफॉर्म्ड मैकेनिकली बाय द एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव ब्लो और कंटिन्यूस स्क्वीजिंग। तो मतलब क्या कर रहे हैं, मटेरियल जब पास हो जाता है तो सक्सेसिवली उस पर फोर्स लग रही है। फॉर्ज आर्टिकल्स रेंज इन साइज नट एंड बोल्ट्स, हिप रिप्लेसमेंट, पोस्ट्रेट्स, क्रैंकशाफ्ट, ट्रेडिशनल गन बैरल्स, ये क्या हमारे एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। मोस्ट इंजीनियरिंग मेटल अलॉयज कैन बी फॉर्ज रैपिडली इंक्लूडिंग मोस्ट स्टील्स, एल्यूमिनियम, कॉपर अलॉयज, सर्टेन टाइटेनियम अलॉयज ऑल्सो। स्ट्रेन stress strain rate, temperature sensitive materials such as magnesium, nickel based alloys, super alloys may require more sophisticated forging operations such as radial forging, ठीक है, जो कि हमारे सुपर अलॉयज के लिए या टाइटेनियम के साथ काम करे तो हमें वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है। फॉर्ज आर्टिकल्स हैव एक्सेलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कंबाइनिंग फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर विद स्ट्रेंथनिंग थ्रू स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ मिलती है, ग्रेन साइज इंप्रूव होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज डाई। देखो हम बात करते हैं क्लोज डाई, अब मैंने बात की थी कि रोलर के बीच में जब चीज़ आ रही है, ठीक है, तो रोलर के बीच में जाएगी तो वो क्या करती है, डिफॉर्म्ड तो होगी, ठीक है, उसके थिकनेस तो कम हो जाएगी, सरफेस एरिया का चेंज होगा। लेकिन जब हम डाई की बात करते हैं, क्लोज डाई और ओपन डाई की बात करते हैं, जब क्लोज डाई की जब बात होती है ना, तो डाई के अंदर जो वैक्यूम है, या आप ये बोल दो डाई के अंदर जो आपने कैविटी बना रखी है, जो ओपन स्पेस है, ठीक है, जितना भी स्पेस है जहाँ पे मटेरियल नहीं है डाई के अंदर, ठीक है, वहाँ पर वो जो आपका वर्क पीस है वो डिफॉर्म्ड होकर वो सारी शेप को अटेंड करेगा। क्लियर? चलिए यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर, क्योंकि ये आपकी डाई है, ठीक है, ये पूरी की पूरी डाई है, आपकी डाई का अपर पार्ट है ये, और ये डाई का लोअर पार्ट है, ठीक है। हमने कास्टिंग में पढ़ा था बॉक्सेस, कास्टिंग बॉक्सेस जब हम पढ़ते थे तो डाई में एक बॉक्स होता है कास्टिंग में, सबसे ऊपर वाले बॉक्स को क्या बोलते हैं और सबसे नीचे वाले बॉक्स को क्या बोलते हैं, ये बताओ आप। कास्टिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर अब डाई, ऊपर वाली डाई, नीचे वाली डाई है, ठीक है, डाई के अंदर कैविटी है। अब यहाँ पे हमने क्या है, मेटल डाल दिया जिसे हम डिफॉर्म करना है। अब जैसे डाई के अंदर आप प्रेशर एग्जर्ट करोगे, डाई को जब क्लोज करोगे तो जो उसके बीच में जो मटेरियल है वो डिफॉर्म्ड होकर जो कैविटी थी उसकी शेप ले लेगा, ठीक है। जैसे इस यहाँ पे देखो आप डायग्राम के अंदर, अब मेटल का ये पूरा का पूरा उसने क्या सारा स्ट्रक्चर ले लिया है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोज डाई के अंदर यही होता है। अ फोर्स इज ब्रॉट टू बियर और अ मेटल स्लज टू परफॉर्म प्लेस बिटवीन टू मोर डाई हाफ्स, दो डाई हाफ्स हैं। The metal flow plastically into cavity formed by the die and hence change its shape to its final shape. अब शेप कौन सी बनेगी फाइनल, जो कैविटी की शेप होगी वही मटेरियल की शेप बन जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द मशीनरी यूज इन हाइड्रोलिक प्रेस, मैकेनिकल प्रेस और हैमर्स, ठीक है। पॉसिबली ज्योमेट्रिकल रेंज फ्रॉम सिंपल स्फेरिकल ब्लॉक एंड डिस्क टू इंट्रिकेट कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेटिंग थिन वेब्स, होल्स, कैविटीज, पॉकेट्स, रिब्स, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है। A small metal flow is restricted by the die counters. Closed die forging can produce complex shapes जो हम ओपन से नहीं बना सकते, and higher tolerance than the shapes and tolerance achieved using open die forging. Closed die के अंदर डायमेंशंस को अचीव करना थोड़ा सा इजी होता है हमारा, ठीक है, बट यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ओपन डाई फोर्जिंग की बात करते हैं। अब देखो ओपन डाई और क्लोज डाई में क्या था कि मटेरियल आपका बिल्कुल क्लोज हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद वो डिफॉर्म्ड होगा, जो कैविटी होगी आपकी डाई कैविटी होगी उसी की वो शेप ले लेगा। क्लियर? अब ओपन डाई फोर्जिंग इज परफॉर्म बिटवीन फ्लैट डाइज विद नो प्री कट प्रोफाइल। डाई डू नॉट confine the metal literally during forging. Deformation is achieved through movement of the workpiece related to the die. The part up to the 30 meters in a length can be hammered, pressed into the shape in this way. Open die forging compromise many process variation, enabling an extreme broad range of shapes, size to produce. Like rolling operation, such generally produce continuous plate sheets, strips, वेज स्ट्रक्चर्स, क्रॉस सेक्शनल्स। फॉर्जिंग ऑपरेशन प्रोड्यूस डिस्क्रीट पार्ट, बहुत सारे पार्ट्स हम ओपन डाई फॉर्जिंग से भी बनाते हैं। इन एडिशनल टू राउंड शेप, स्क्वायर, हेक्सागोनल बार, बेसिक शेप्स ओपन डाई फॉर्जिंग कैन प्रोड्यूस इजली, ठीक है, बट कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो वो हम क्लोज डाई के लिए जाएंगे। क्लियर? इन स्पिंडल्स, रोटर्स हुज डायमीटर इंक्रीज और डिक्रीज मल्टीपल लोकेशन अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ओपन डाई फॉर्जिंग। देखो यहाँ पे देखो ओपन डाई फोल्डिंग का यहाँ पे दे रखा है कि ये डाई के बीच में गया मेटल,
यहाँ से ऊपर नीचे से प्रेस है, और जो पेज बचा था उसके बाद ये यहाँ से पास हो जाएगा। ठीक है, ये साइड व्यू है हमारा और ये प्लेन व्यू है। आई थिंक आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स EGL पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ते हैं, तो ये इस डायग्राम को आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, कि ये साइड व्यू और प्लेन व्यू में कैसे दिख रहा है। ठीक है, अब ड्राइंग ऑपरेशन क्या होता है? देखो, ड्राइंग ऑपरेशन भी डिफॉर्मेशन प्रोसेस का पार्ट है, तो ड्राइंग ऑपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी आपका शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आ सकता है या लॉन्ग टर्म में भी आ सकता है। टाइप्स ऑफ ड्राइंग भी आ सकता है, व्हाट इज़ ड्राइंग, ठीक है, ये आ सकता है। तो ड्राइंग इज़ द पुलिंग ऑफ द मेटल पीस थ्रू डाई बाय मीन्स ऑफ टेंसाइल फोर्स अप्लाइड टू द एग्जिट साइड। ठीक है, एग्जिट साइड की वजह से हम फोर्स लगाएंगे और मटेरियल वहाँ से पास करेगा और वो चेंज हो जाएगा उसका क्रॉस सेक्शन। A reduction in cross-sectional area results which corresponding increase its length. Diameter decrease करेगा और length increase करेगी. A complete drawing apparatus may include up to 12 dies in a series, each with a hole at a little bit smaller and proceeding one. मतलब पहले जो डाई थी उसका डायमीटर सपोज आपका 10 है, फिर 9 है, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो मतलब आपके सीरीज़ में 10 से 12 तक आपकी डाइस बन सकती हैं। हर एक का जो होगा कॉन्टिन्यूस में, जैसे आप फॉरवर्ड एक्शन में जाओगे डायमीटर कम होता चला जाएगा, और जिससे क्या होगा, जो मटेरियल होगा उसका जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो रॉड थी आपकी वो वायर की फॉर्म में आ जाएगी। क्लियर? इन मल्टीपल डाई मशीन्स ईच स्टेज रिजल्ट्स increasing its length, therefore corresponding increase in speed is required between each stage. This achieved using capstans, which are used both in apply the tensile force and also to accommodate the increase its speed drawing wire की speed drawing. Thus these speeds may reach 60 meter per second. Dies must be very hard, so there tends to be more from steel or chilled cast iron. Clear? Tungsten, carbide, even diamonds are extensively used because of their greater ability to retain shapes. ठीक है, a typical lubricant used for drawing is Talon soft fat paste typical material. ठीक है, metals can be formed to much closer to dimension by drawing by rolling. Shaping ranging in size from finest wire to those with cross-sectional area of many square centimeters are commonly drawn. ठीक है, फाइन जितने से छोटा डायमीटर हम बना सकते हैं. क्लियर? ड्रॉन प्रोडक्ट इंक्लूड्स रॉड, ट्यूबिंग प्रोडक्ट्स, लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टील bars are cold drawn. Seamless tubings can produced by cold drawing when thin walls very accurate finish are required. तो ये था आपका ड्राइंग के बारे में कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हर स्टेज पे वो कम होता चला जाएगा. क्लियर? यहाँ पे आप देखो वाटर कूल्ड मोल्ड है हमारा. ठीक है, ये मेटल है हमारा, और जब हम फोर्स लगा के इससे यहाँ से पास कराएंगे, क्योंकि यहाँ में देखो ये डायमीटर, सपोज डायमीटर D1 और ये डायमीटर D2, तो डायमीटर D2 इज़ वेरी स्मॉल देन D1. ठीक है, तो ये इससे पास करेगा तो डायमीटर कम हो जाएगा. तो ऐसे ही यहाँ पे एक और लग जाएगी तो यहाँ पे और कम हो जाएगा. तो सेम ऐसे ही हम इसका क्या करेंगे, डायमीटर कम करते चले जाएंगे. क्लियर? डीप ड्राइंग क्या होता है भाई? डीप ड्राइंग तो हमने पढ़ लिया, लेकिन डीप ड्राइंग के क्या होता है? अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि डीप ड्राइंग क्या होता है. क्लियर? तो अब देखते हैं डीप ड्राइंग. डीप ड्राइंग स्टार्ट्स शीट्स ऑफ मेटल इन अ लार्जर देन द एरिया ऑफ द पंच. Pressure plate fixed to the machine prevents wriggling of the edge of the plug is drawn into a top die cavity. देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने शीट को रखा यहाँ पे, ऊपर से पंच आएगा और कैविटी की फॉर्म में उसको डिफॉर्म करके बता देगा. क्लियर? द प्रोसेस इज लिमिटेड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर अकरिंग ड्यूरिंग ड्राइंग. द मैक्सिमम शीट विड्थ इज रियरली मोर देन द ट्वाइस ऑफ द डायमीटर. ठीक, मैनी शेप्स आर पॉसिबल इंक्लूडिंग कप्स, पैन्स, सिलेंडर्स, इरेगुलर शेप्स प्रोड्यूस. कोई भी शेप आप बना सकते हैं इसके. ठीक है, डिपेंड करता है डाई के ऊपर. ड्राइंग इज़ वाइडली यूज बिकॉज ऑफ इट्स अनबीटेबल एडवांटेज ओवर द अदर प्रोसेस. ठीक है, जो ड्राइंग है उसका बीट नहीं कर सकते, बहुत ही उसकी वाइड एप्लीकेशन है, बहुत जगह पे हम फैब्रिकेशन में यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए. द एडवांटेज ऑफ द वायर ड्राइंग एंड रॉड ड्राइंग और अदर एप्लीकेशन, गुड सरफेस फिनिश मिलता है हमें. एडेप्टेबिलिटी टू मास प्रोडक्शन बहुत हमारा फास्ट हो जाता है उससे. ठीक है, क्लोज डायमेंशन कंट्रोल कर पाते हैं हम, बहुत ही बीट मतलब ऑलमोस्ट 100% के पास रहता है हमारा. इम्प्रूव डायमेंशनल प्रॉपर्टीज़ और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स तो है ही हमारे. ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है 1
पास के अंदर 1 गो के अंदर आप फाइनल प्रोडक्ट बना देते हो। ठीक है, वायर ड्राइंग। अब देखो डीप ड्राइंग हमने पहले पढ़ा ड्राइंग, फिर डीप ड्राइंग, अब पढ़ रहे हैं हम वायर ड्राइंग। ठीक है, वायर ड्राइंग इज सर्कुलर स्मॉलर डायमीटर फ्लेक्सिबल रॉड। वायर ड्राइंग इज कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। इट इज़ एन ऑपरेशन टू प्रोड्यूस वायर ऑफ वेरियस साइज विद इन अ सर्टेन स्पेसिफिक टॉलरेंस। हम वायर ड्राइंग से वायर बना रहे हैं, सीधी सी बात है भाई ये। ठीक है, डिफरेंट डायमीटर्स की वायर बनाएंगे, बहुत इजी प्रोसेस होगा। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग डायमीटर ऑफ द थिक वायर बाय पासिंग इट थ्रू अ सीरीज ऑफ वायर ड्राइंग ऑपरेटर्स और डाइज। सक्सेसिव डाई हैव स्मॉलर डायमीटर देन द प्रीसीडिंग वन। पिछली डाई का जो डायमीटर था उससे अगली वाली का उसका कम डायमीटर होगा। ठीक है, मोस्टली डाइज आर मेड बाय चिल्ड कास्ट आयरन, टंगस्टाइन कार्बाइड, डायमंड एंड अदर टूल मटेरियल। ठीक है, द मैक्सिमम रिडक्शन इन एरिया वायर इज लेस देन 45% ऑफ द मास और यू कैन से 1 पास। एक 1 पास के अंदर जो डायमीटर का 41% आप या 45 तक आप इसका रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर है, देखो सिंपल है। यहाँ पे ये आपकी स्ट्रिप्स हैं जिसका डायमीटर ज़्यादा है, यहाँ से हमने पास किया, इस बॉक्स के अंदर सॉल्यूशन मिलेगा कंटेनिंग लुब्रिकेंट। यहाँ से जैसे हम पास करेंगे डाई से, इसका डायमीटर कम हो जाएगा, फिर डाई का यहाँ पे फिर डायमीटर कम होगा और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, वायर की फॉर्म में जब बन जाएगा इसको हम रोल कर लेंगे। क्लियर है, वेरी सिंपल है। डायग्राम आपको हर एक का बनाना है। देखो मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि आपको नॉलेज होना अलग चीज़ है, लेकिन हमें पेन पेपर से पेपर अटैम्प्ट करना है, वहाँ पे लिखना है। तो दैट इज़ द प्रेजेंटेशन वर्क है आपका, पेपर प्रेजेंटेशन वर्क, वो आपको मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपको डायग्राम बनाना है, किस क्वेश्चन को कैसे अचीव करना है, कैसे लिखना है, तो वैसे करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल का जो ये सब्जेक्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसमें मार्क्स नहीं आते, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। लास्ट ईयर भी 4 to 5 स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर भी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, अपने टीचर के अकॉर्डिंग, अपने मेंटर के अकॉर्डिंग आप पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोड ड्राइंग। रोड ड्राइंग क्या होता है? रोड ड्राइंग क्या होता है बेसिकली? रोड ड्राइंग इज a similar process like wire drawing except it is rigid, large diameter compared to the wire। वायर से अगर ज़्यादा, देखो वायर और रॉड में क्या दोनों सिलेंड्रिकल शेप में ही है, बट रॉड का डायमीटर ज़्यादा है वहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायमीटर रिड्यूस करेंगे। दिस प्रोसेस नीड हैवियर इक्विपमेंट, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चाहिए हमें कंपेयर टू द वायर ड्राइंग, बिकॉज द वायर कैन बी कोल्ड बट द रोड शुड बी केप्ट स्ट्रेट। रोड को स्ट्रेट रखना है हमें। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से अगर वो पास करने लगा तो ये रॉड क्या रहेगी, स्ट्रेट रखने के लिए भी यहाँ पे हमें सपोर्ट देना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें सपोर्ट देना पड़ेगा इसको। लेकिन वायर जब थी तो वायर जैसे निकल रही थी हम उसको रोल कर रहे थे एक साइड के अंदर। क्लियर, तो यहाँ पे जैसे लार्जर डायमीटर है, डायमीटर यहाँ पे, ठीक है, डाई से पास करेगा तो रिडक्शन डायमीटर हो जाएगा, फिर डायमीटर कम हो गया, फिर हम इसका रिडक्शन डायमीटर कर रहे हैं, फिर यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाएगा, कैरेज इसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, बेंड नहीं हो जाएगा, स्ट्रेट रखेगा इसको। क्लियर, अब ट्यूब ड्राइंग क्या होता है भाई? ट्यूब ड्राइंग में क्या होता है, अब यहाँ पे ट्यूब का जो डायमीटर है वो रिड्यूस कर रहे हैं हम। ठीक है, ट्यूब ड्राइंग इज ऑल्सो सिमिलर टू द अदर प्रोसेस एक्सेप्ट इट्स यूजेज मैंड्रेल टू रिड्यूस द वॉल थिकनेस एंड क्रॉस सेक्शनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब। थिकनेस को कम कर रहा है और क्रॉस सेक्शनल डायमीटर को कम कर रहा है। दिस मैंड्रेल प्लेस्ड विद अ डाई विच एंड द वर्क piece is pulled by a carriage system as desired in rod drawing. The tube is either circular, rectangular. It also require then one pass to complete, मतलब एक पास में भी हो सकता है आपका और ज़्यादा में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने जो डायमीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका रिडक्शन कितना जा रहा है आपका। ठीक है, अगर आप सपोज आपका 100 mm है, 100 mm से आप चाहते हो कि 2 mm हो जाए, तो 1 पास में पॉसिबल नहीं है, तो उसको नंबर ऑफ स्टेजेस में हम करेंगे। क्लियर, डायग्राम में आप देख लेना, बिल्कुल क्लियर है। एप्लीकेशन क्या है? दिस प्रोसेस इज यूज फॉर मेकिंग वायर ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा विच आर यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। पेपर क्लिप्स, हेलिकल स्प्रिंग्स एक्सेट्रा आर वायर ड्राइंग प्रोडक्ट्स। सिमिलर डायमीटर स्मॉल डायमीटर रॉड्स, ट्यूब्स आर ड्राइंग प्रोडक्ट्स। इट इज़ यूजफुल टू प्रोड्यूस लार्ज लेंथ ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन। क्लियर, चलिए अब ये तो डिफॉर्मेशन जो प्रोसेस था हमारा वो अभी तक हमारा पूरा हो गया कि डिफॉर्मेशन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हॉट वर्किंग आपने पढ़ लिया, कोल्ड वर्किंग आपने पढ़ लिया,
ठीक है। हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग, फॉर्जिंग आपने पढ़ लिया, कोल्ड फॉर्जिंग पढ़ लिया, रोलिंग पढ़ लिया आपने, ड्राइंग पढ़ लिया आपने, डीप ड्राइंग आपने पढ़ लिया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा इस यूनिट का सेकंड पार्ट, दैट इज़ अ शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है, सब कुछ ये चीज़ें सही चल रही हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शीट मेटल फैब्रिकेशन। शीट मेटल फैब्रिकेशन कन्वर्ट्स स्मॉल और spreadsheets into GI sheets, aluminium into metal structure, frames, produce, cutting, punching, folding, assembling. Sheet metal can cut, bend, stretch and into nearly any shape and size, which is generally done by the cutting, burning the metal with the help of proper sheet metal tools. Clear? शीट मेटल फैब्रिकेशन में कुछ टेक्निक्स हैं वो यूज़ करते हैं। वो कौन कौन सी टेक्निक्स होंगी आपकी? बेंडिंग, ब्लैंकिंग एंड कटिंग, ठीक है। तो बेंडिंग क्या होता है? प्रोसेस डन बाय हैमरिंग, बाय प्रेसिंग बाय अ मशीन, ठीक है। तो मशीन के प्रेस करने से, हैमरिंग करने से ये चीज़ होगी। ब्लैंकिंग, अ प्रोसेस इन विच अ पार्ट इज़ टू बी कट टू द शीट मेटल एंड मटीरियल अराउंड द पार्ट इज़ डिस्कार्टेड। Cutting, a cut process done by the swaying, shearing or chiseling with the manual or power tool, or torching with the handheld plasma torch using computer numeric control, CNC cutter like lasers, उसमें भी आप कटिंग कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इसमें जो प्रोसेस है वो होता है डाई कटिंग, फास्टनिंग और फिनिशिंग। तो डाई कटिंग क्या होता है? अ प्रोसेस दैट कट्स मेटल पीस विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ चिप्स फ्रॉम द यूज ऑफ बर्निंग और मेल्टिंग, ऑल्सो नोन एज शेयरिंग। फास्टनिंग क्या होगा? अ प्रोसेस यूजिंग सेल्फ क्लिंचिंग टूल्स लाइक नट्स, स्टड्स, spencers, access hardware or cable tie mounts, hooks to provide torque resistance in application where the sheet metal is too thin to be secured by other method. तो वहाँ पे हम फास्टनिंग से उसको बनाते हैं। फिनिशिंग, अ प्रोसेस इन विच अ कंप्लीट मेटल प्रोजेक्ट सरफेस इज अल्टर्ड टू अचीव अ सर्टेन प्रॉपर्टीज विच इंक्लूड इम्प्रूव अपीयरेंस, adhesion or wettability, soldering, corrosion, tarnish, chemical, wear resistance, hardness, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, सरफेस फ्रिक्शन कंट्रोल एंड ब्लेसिंग। तो ये हम चीज़ें करते हैं उसकी फिनिशिंग को इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर? गैल्वनाइजिंग क्या होता है? गैल्वनाइजिंग क्या करते हैं? हम उसको कोटिंग करते हैं गैल्वनाइजिंग में। अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग, और हमारा कोरोजन से बचाने के लिए हम गैल्वनाइजिंग करते हैं। A process where two metal slides each other to create shiny wear protective layer of oxides. Hydroforming, a forming and fabricating process that uses a specialized type of die molding, which usually high pressurized fluid to shape like steel, stainless steel, copper, aluminum and brass. ठीक है। मेटल पंचिंग क्या होता है? मिलिंग एंड ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग क्या होता है? ये भी हमारा शीट मेटल के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मेटल पंचिंग की। अ प्रोसेस इन विच मेटल फैब्रिकेशन इक्विपमेंट पंचेस होल्स, रवर्स एंड प्री डिटरमाइंड शेप्स आउट ऑफ द शीट मेटल। मिलिंग, अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग रोटेटरी कटर टू रिमूव मटीरियल फ्रॉम द मेटल पीस, एडवांसिंग इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल विद एन एक्सेस ऑफ द टूल। तो वहाँ पे हम मिलिंग जो मशीन्स होती हैं उसके थ्रू हम करते हैं। ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, अ प्रोसेस इन विच अ टैंक ऑफ ऑक्सीजन and acetylene combined with the adjustable torch to result in a precise control flame to heat the metal. तो वहाँ पे हम ऑक्सीएसिटिलीन जो वेल्डिंग है वो प्रोसेस करते हैं। उसमें कंट्रोल्ड वे के अंदर हमारी ऑक्सीजन और गैस का कम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा कटिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है, वेल्डिंग ऑपरेशन होता है हमारा। रोल फॉर्मिंग, श्रिंकेज एंड स्पिनिंग, स्टैंपिंग। अब ये क्या चीज़ होती है? अ constant bending process in which sheet metal coils, bars, strips, metal passes through roll then form a metal. रोलर जो होता है आपका फॉर्मिंग, रोलर्स की फॉर्म से जब उसको बेंड शीट को पास करते हैं तो वो उसकी शेप्स लेता है, चाहे वो आपका कॉइल्स की फॉर्म में हो, रोल्स की फॉर्म में हो, स्ट्रिप्स की फॉर्म में हो, ठीक है। श्रिंकिंग क्या होता है? अ प्रोसेस टू रिमूव ऑल डेंट्स in which the direct damage is not severe stretch or torn, the hardness of the buckles is not served, ठीक है। तो वो हमारा स्ट्रिंकिंग से हो जाता है। स्पिनिंग,
स्पिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। स्पिनिंग के ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि पूछते हैं, या शॉर्ट नोट भी आ जाता है। ठीक है, अ प्रोसेस बाय विच अ डाई और अ ट्यूब ऑफ मेटल रोटेट एट हाई स्पीड एंड फॉर्म्स इनटू अ एक्सियली सिमेट्रिकल पार्ट यूजिंग अ CNC लेथ और बाय हैंड। तो वहाँ पे स्पिनिंग आप स्पिनिंग बाय हैंड मैनुअली भी लोग करते थे, स्पिनिंग के मशीन से उस पर भी करते हैं, लेथ मशीन पे भी करते हैं। ठीक है, स्टैंपिंग अ हाई प्रोडक्शन प्रोसेस इन विच सिंगल और मल्टीपल पंचेस बैंड्स embossing form simultaneously or in a progressive die। क्लियर। स्ट्रेचिंग क्या होता है, अब देखो स्ट्रेचिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा वो है। अ प्रोसेस दैट यूज अ हैमर एंड डॉली स्ट्रेचर्स और इंग्लिश व्हील टू पुल मेटल अपार्ट, स्ट्रेच करने के लिए। टकिंग अ मेथड ऑफ श्रिंकिंग मेटल बाय बाउंसिंग इट टुगेदर थ्रू फोर्स यूजिंग अ sleeve spade hammer or folding technique where the metal is bent at an angle with a homemade truckling fork। ठीक है, तो उस प्रोसेस में हम क्या हैंडमेड हैमर्स भी यूज़ कर लेते हैं फोल्डिंग टेक्निक्स करने के लिए। तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, ये टाइप ऑफ वेल्डिंग है, हमने वेल्डिंग में भी पढ़ा हुआ है, टाइप ऑफ वेल्डिंग है, तो वो हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग करने के लिए। 2-handed आर्क वेल्डिंग प्रोसेस दैट यूज अ नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड टू प्रोड्यूस वेल्ड। ठीक है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये वेल्डिंग के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए शीट मेटल टूल्स और इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, जनरली ये भी आता है कि राइट 5 टूल्स ऑफ शीट मेटल एंड डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन, इट्स पर्पस एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। तो कटिंग टूल्स होते हैं, स्ट्राइकिंग टूल्स होते हैं, सपोर्टिंग टूल्स, मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स, बेंडिंग टूल्स एंड अदर टूल्स। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो आपका फनल स्टेक है, ग्राउंडिंग टूल्स है आपका। ठीक है, हाफ राउंड चीजल है, फ्लैट चीजल, हाफ मून स्टेक, ब्रेक हॉर्न स्टेक। ठीक है, पंचेज आपके हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये सारे के सारे पाइप प्लायर्स हैं आपके। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके टूल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम टूल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि सो दैट कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है टूल्स के रिगार्डिंग तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, कटिंग टूल्स में चीजल, स्निप्स और स्पेयर्स यूज़ करते हैं। शेयर्स, चीजल इट इज़ यूज टू कट द शीट, इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव द अनवांटेड मेटल पार्ट ऑफ द सर्फेस टू बी जॉब बाय चिपिंग। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको निकालने के लिए चीजल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्टली द फ्लैट टाइप और राउंड टाइप नोज चीजल्स आर यूज। फ्लैट चीजल्स आर यूज टू ऑब्टेन अ फ्लैट सरफेस, कटिंग एज वी शेप करने के लिए। इस कटिंग एंगल इज 60 डिग्री। कटिंग एजेस वेरीज फ्रॉम 0 to 25 mm in width, but the cutting edge around nose chisels is around in shape, used making grooves। it cutting angle 35 से 40 डिग्री तक होता है हमारा। ठीक है, snips are tool to similar to the scissors used for cutting or shearing thin metal sheets is called snip। its length varies from 200 mm to 600 mm। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जहाँ पे भी न्यूमेरिकल डेटा होता है, आपका डायमेंशन होती है, कुछ भी होती है, अगर आप उसको एग्जाम के अंदर मेंशन करते हो तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देने में बिल्कुल हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। मेनली स्ट्रेट स्निप्स, कर्व्ड स्निप्स आर यूज्ड। बेंच shear is used to cut the sheet metal 3 mm thickness। अब स्ट्राइकिंग टूल्स में आपका हैमर आता है। हैमर हम ऑलरेडी वर्कशॉप के अंदर भी पढ़ चुके हैं। पंचेज से क्या होता है, पंचेज भी हम पढ़ चुके हैं। हैमर्स क्या होते हैं, आर स्ट्रेंथनिंग, बेंडिंग, लेवलिंग और रिवेटिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। रिमूव नेल्स को फॉर्जिंग में, चिपिंग में, हर जगह हम यूज़ करते हैं जहाँ पे भी हमें इम्पैक्ट या फोर्स चाहिए, स्ट्रेस डालना है। ठीक है, तो मेनली बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और मैलेट यूज्ड इन प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, मैलेट आपका यूज़ होता है सॉफ्ट के लिए। ठीक है, पंचेस इट इज़ यूज टू मार्किंग टूल्स। ठीक है, मेकिंग द कटिंग सेंटर लोकेशन मार्क करने के लिए। दे आर 4 टाइप, डॉट पंच, सेंटर पंच, लेटर पंच और नंबर पंच। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए जो भी मैं आपको कराता हूँ या तो आप अपनी नोटबुक लेके बैठें, नोट कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, या आपके पास कोई आपकी खुद की नोटबुक है, सेम चैप्टर है उसमें, तो उन पॉइंट्स को आप मार्क कर सकते हो। क्लियर। सपोर्टिंग टूल्स जो होते हैं, स्टेक्स, एनविल, स्वेज ब्लॉक्स, यहाँ पे रख के हम मटेरियल्स पे ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, वो सपोर्ट करते हैं, होल्ड करने में। स्टेक्स, द स्टेक्स आर यूज डूइंग वेरियस ऑपरेशंस लाइक फॉर्मिंग, बेंडिंग, मैनिंग, सीमिंग एक्सेट्रा। There are different shapes of stakes available
बट अपॉन द पर्पज द रिक्वायर्ड शेप ऑफ द स्टेक इज सेलेक्टेड। जैसा हमारा काम है उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टेक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दे आर बिग हॉर्न स्टेक, फनल स्टेक, हाफ मून स्टेक एक्सेट्रा, ठीक है। Anvil act as a base or a smithy work while hammering. The body of the anvil is made up of mild steel, wrought iron, cast iron, IC. The weight of the anvil varies from 100 to 150 kg, ठीक है। उसके ऊपर रख के अगर आप हैमरिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तब वो सपोर्ट करेगी आपके वर्क पीस को। तो जो है एनविल है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। स्वेज ब्लॉक क्या होता है? इट इज़ अ CI ब्लॉक हैविंग अ नंबर ऑफ स्लॉट। डिफरेंट टाइप के स्लॉट्स होते हैं स्वेज ब्लॉक के अंदर, डिफरेंट शेप के होते हैं और डेप्थ के होते हैं, ठीक है। साइज शेप्स अलॉन्ग इट्स 4 साइड फेसेस। इट ऑल्सो कंटेन अ नंबर ऑफ थ्रू होल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज फ्रॉम इट्स टॉप टू बॉटम। दिस ब्लॉक कैन बी यूज फॉर बेंडिंग, पंचिंग एंड शेप मेटल। वाइड एप्लीकेशन है एनविल की और स्वेज ब्लॉक की, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं। उसके बगैर काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको हैमरिंग करनी है, पंचिंग करनी है, तो एनविल या वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मार्किंग टूल्स में आपका स्टील रूल है, स्क्राइबर है, ट्रैमल बीम कंपास है, आपका डिवाइडर है, ब्लेड प्रोटेक्टर है और वायर गॉज। वायर गॉज क्या करता है? हमारा थिकनेस बताता है शीट की और वायर की, ठीक है। स्टील रूल मेजरमेंट के लिए काम आता है 0.5 mm से। स्क्रीबर इट मेजर द हार्डन स्टील विद द पॉइंटेड एंड यूज्ड टू मार्किंग लाइन्स ऑन द शीट पे लाइन्स बनाने के लिए। इट इज़ अ बिग साइड कंपास यूजिंग फॉर मार्किंग आर्क्स एंड सर्कल्स। डिवाइडर क्या करता है? हमारा कर्वी लीनियर मार्किंग के लिए हमारा हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे? मार्किंग टूल्स थे हमारे, ठीक है, शीट मेटल के मार्किंग टूल्स। चलिए आगे बात करते हैं। बेंडिंग एंड फोल्डिंग टूल्स में आएगा प्लायर, फोल्डिंग बार्स एक्सेट्रा। तो प्लायर्स क्या होते हैं? प्लायर्स आर मेनली यूज बेंडिंग द शीट मेटल टू द रिक्वायर्ड शेप। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर होल्डिंग, कटिंग शीट मेटल, मेनली ऑफ द 2 टाइप। पाइप प्लायर होता है, कम्बिनेशन प्लायर्स होते हैं आपके। होल्डिंग बार्स आर द बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑपरेशंस ऑफ द शीट मेटल में काम आते हैं। अदर टूल में क्या आपके ग्रूविंग टूल्स हैं, आपके बेंच प्लेट होती है आपकी, ठीक है। बेंच प्लेट क्या करते हैं? होल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, ठीक है। ग्रूव टूल्स इट इज यूज फॉर मेकिंग लॉक्ड जॉइंट्स इन द शीट लाइक वियर्ड एजेस, स्लॉट्स एक्सेट्रा। वहाँ पे हमारे ग्रूविंग टूल्स यूज होते हैं, ठीक है। अब शीट मेटल में हमने टूल्स के बारे में बात कर ली, उसके मार्किंग टूल्स, होल्डिंग टूल्स, कटिंग टूल्स के बारे में बात करी। अब बात करते हैं शीट मेटल के जो मटेरियल्स होते हैं वो कौन से होंगे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टील की, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ मेटल यूज फॉर फैब्रिकेशन इन स्टील विच इज एन alloy और iron and a carbon may have some other properties like limestone, coal as well. Steel is a popular because it's cheap, easily to weld, although it's a less tactile and harder to cut than some other metals. It is also vulnerable to corrosion. Corrosion वहाँ पे कम लगता है. For this reason, there are several steel alloys that may also be used for the metal fabrication. ठीक है. कॉपर स्टील, कार्बन स्टील क्या होता है भाई? Although all steels contain carbon, carbon steel is named because its higher content. ठीक है, कार्बन स्टील के अंदर स्टील के अंदर भी कार्बन होता है, बट इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा है कार्बन स्टील के अंदर। लोअर कार्बन कंटेंट स्टील में बी फाउंड इन रेलिंग फेंसेज which may will be further medium carbon content steel like cars and appliances. Highest carbon content is frequently found in steel wires. स्टील वायर के अंदर मैक्सिमम कार्बन स्टील होता है, ठीक है। द मोर कार्बन इन योर स्टील द स्ट्रॉन्गर इज, बट इट्स हार्डर टू गेट इट इनटू अ प्रॉपर शेप। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाते हैं तो उसको शेप के अंदर ढालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप उसको हॉट वर्किंग के थ्रू करेंगे तो टेम्परेचर राइज करोगे, एनर्जी बढ़ जाएगी, टूल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको स्किल लेबर चाहिए वहाँ पे, ठीक है। स्टेनलेस स्टील के बारे में बात करते हैं। ऑल्दो अ बिट मोर एक्सपेंसिव देन रेगुलर स्टेनलेस स्टील इज पॉपुलर बिकॉज इट्स क्रोमियम कंटेंट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग. It also create a shiny polished silver coating than many find aesthetically pleasing. You will find stainless steel in cookware, medical instruments and many other steel products you want to expose to air, water without rusting. ठीक है, stainless steel में rust की problem कम होती है. Stainless steel is fairly easy to work with but cannot be joined with other metals without compromising its anti-corrosion property. ठीक है, I think ये clear आपको. It is also heavier than the stainless steels.
और आपका जो भी दिया सेवरल प्रॉपर अल्टरनेटिव्स हैं हमारे स्टील के, जैसे एल्युमिनियम, आपका कॉपर है, ब्रास है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। एल्युमिनियम क्या होता है, देखो लाइट वेट होता है एल्युमिनियम, ठीक है, और बिट मोर एक्सपेंसिव देन द स्टैंडर्ड स्टील। इट पॉपुलर अल्टरनेटिव टू स्टील बिकॉज इट्स रिस्पॉन्स क्वाइट वेल टू मैचिंग एंड लाइक स्टेनलेस स्टील इट डज नॉट रस्ट। इन एडिशन इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, किसके बारे में, एल्युमिनियम की। इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, हाउएवर इट शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू डिग्री ऑफ एक्सेस 400 F Fahrenheit. You will find aluminium part in air conditioning, refrigerator, aerospace application where very cool temperature are uncommon. कॉपर, जैसे हमने कॉपर की बात की, कॉपर भी हमारा अच्छा ऑप्शन है अगर हम स्टील के कंपेरेटिवली देखें। ठीक है, कॉपर कैन बी फेयरली एक्सपेंसिव इवन दो इट इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज एल्युमिनियम। ठीक है, और स्टील कैन बी डिफ़िकल्ट टू वर्क विद द ड्यूरिंग मशीनिंग और वेल्डिंग। इट डज रिस्पॉन्स वेल बेंडिंग कैन क्रिएट ब्यूटीफुल रिजल्ट। बेंडिंग हो जाता है क्योंकि सॉफ्ट है तो बेंडिंग इसलिए जगह, तो आपके जो इक्विपमेंट्स है वो अच्छे बन पाएंगे। इट टिपिकली डज नॉट रस्ट बट इट कैन गो यूनिक attractive patina finish. It also strong conductor of electricity. Copper is often used for pots, pans, fixtures, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड लॉट मोर। इसकी भी एप्लीकेशन आपकी क्या बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री में बहुत जगह यूज़ होता है। क्लियर। ब्रास, अब बात करते हैं ब्रास के बारे में। देखो हमने एल्युमिनियम के बारे में बात की, स्टील के बारे में बात की, स्टेनलेस स्टील के बारे में बात की, कार्बन स्टील के बारे में बात की। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रास के बारे में। ब्रास भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो मटेरियल है। ब्रास इज द कम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ओकास्टिक प्रॉपर्टीज विच मीन्स इट इज़ द मेन मेटल इन मैनी इंस्ट्रूमेंट्स। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन लाइक डोर नॉब्स, नट्स, बोर्ड्स, पाइप्स एक्सेट्रा। वहाँ पे हम ब्रास यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब बेंडिंग ऑपरेशन देखिए कि हमारे शीट मेटल में बेंडिंग ऑपरेशन कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने सपोज ये शीट हमारे पास नीचे कैविटी है, ऊपर से हम पंच करेंगे इसको तो हम बेंड कर देंगे, तो जो हमारी शेप, जो डाई की शेप थी उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो चाहे शेप हमारी डाई की यू है या वी शेप बन रही है हमारी, या जिग जैग बन रही है, तो उसी में हमारी जो शीट है वो भी क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं वो यू बैंड बने आपका या आपका वी बैंड बने, ऑफसेट बेंडिंग, कोगुलेटिव बेंडिंग और या ट्यूब फॉर्मिंग। ट्यूब फॉर्मिंग में भी आप उसको ऐसे करके बना सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारे बेंडिंग ऑपरेशंस थे। तो ये डायग्राम के अंदर आप देखो, ये क्लियरली आपको देखो पंचिंग ऑपरेशन के थ्रू भी आप उसमें से ब्लैंकिंग निकाल सकते हो, पंच निकाल सकते हो आप उसका। ठीक है, ऑफसेट बेंडिंग के अंदर जिगजैग बेंडिंग कर सकते हैं हम उसका। ठीक है, यू बेंडिंग कर सकते हैं, चैनल बेंडिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, डिपेंड, देखो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी डाई के ऊपर, डाई कैसी है आपकी। ठीक है, वी बेंडिंग, ठीक है, पंच ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस के हमारे बेंडिंग के अंदर हैं, किसके अंदर, शीट के लिए। ठीक है, फॉर्मिंग ऑपरेशन में क्या होगा, देखो बेंडिंग, ड्राइंग, ट्रिमिंग एंड स्लिटिंग। बेंडिंग में क्या करा हमने, कैविट हमारी क्या नाम है, डाई थी, डाई के बीच में हमने शीट रख के प्रेस कर दिया तो हमारी शीट बेंड हो जाएंगी। ड्राइंग के अंदर क्या करेगा, हमने उसको स्ट्रेच कर देंगे। ठीक है, और ट्रिमिंग के अंदर उसके एजेस को हमने कट कर दिया या जहाँ से भी कट करना है। स्लिटिंग में हमने इसको स्लिट्स की फॉर्म, मतलब शीट के ऊपर स्लिट्स लगा दिए। ठीक है, तो ये ऑपरेशन थे। डीप ड्राइंग के अंदर हमने क्या बात की, डीप ड्राइंग इज द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इन विच शीट मेटल इज स्ट्रेच इनटू अ डिजायर्ड शेप। ठीक है, उसको स्ट्रेच कर दिया हमने शीट को। अ टूल पंचेज डाउनवर्ड ऑन द शीट मेटल फोर्सिंग इट इनटू अ डाई कैविटी। जो भी डाई कैविटी थी उसको फोर्स करेंगे डीप ड्राइंग के अंदर। ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले एटलीस्ट एक बार इस वीडियो को देखिए। हार्डली 45-60 मिनट्स की ये वीडियो रहेगी, बट इससे जो क्वेश्चंस आपको, जो क्लैरिटी आएगी आपकी, वो बहुत अच्छी आएगी। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अगर हमारे पास कोई शीट है, ठीक है, और उसके अंदर से हमने स्क्रैप निकाल दिया, ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट हो जाएगा। क्लियर, इसको हम बाहर निकाल के ये हमारे मेन प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो शीट के साथ में आप ट्रिमिंग कर सकते हैं, कॉइनिंग कर सकते हैं उसके साथ में। ठीक है, उस शेयरिंग कर सकते हैं, बेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन। अब बात करते हैं, देखो आप बात करते हैं, अगर शीट मेटल है हमारे पास, कोई भी शेप है हमारे पास, ठीक है, अगर उसके अगेंस्ट अगर हम मेटल को डिफॉर्म्ड करेंगे, ठीक है, तो वो उस मेटल की शेप को ले लेगा। ठीक है, जहाँ से हम उसको फोर्स लगाएंगे, क्योंकि कोड वर्किंग के अंदर हम बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर बात कर रहे हैं, बट हमें फोर्स लगा के डायरेक्शन देनी है और जो उसके पीछे जो डाई होगी वो उसकी शेप ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। तो ये कुछ रेफरेंस थे हमारे, जहाँ से हमने डेटा को लिया है, कुछ बुक्स के रेफरेंसेस भी हैं।
ठीक है। कुछ अच्छे आर्टिकल्स में रिसर्च पेपर्स भी हैं, वहाँ से हमने इसको बनाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जाने से पहले एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको यूनिट जो थी आपकी डिफॉर्मेशन प्रोसेस वो पूरी क्लियर हो गई है। ठीक है, सारे टॉपिक्स को हमने कवर करने की कोशिश की गई है। अगर फिर भी आपको लगता है कोई टॉपिक रह गया तो प्लीज़ आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना देंगे, उसको टॉपिक को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंसली, इतने अटेंटिवली, इतने स्मार्टली अपने पूरे लेक्चर को सुना ध्यान से। ठीक है, तो लर्न करें, शाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रो विद प्रदीप कुमार, थैंक यू सो मच। और सबसे जाने से पहले एक वीडियो है जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है यूनिट 4 की, पाउडर मेटलर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप इस यूनिट को भी देखिए, यूनिट 4 आपके वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लेक्चर्स की, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है। तो अगर आप बीटेक के अंदर हैं या डिप्लोमा के अंदर हैं, तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी हैं जिनको इस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, इस वीडियो की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप वहाँ तक इस सब वीडियो को पहुँचाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।